प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम। आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। नमस्कार श्रोताओं, लॉकडाउन 4 के समाप्त होते ही जहां केंद्र की ओर से कई रियायतें दी गई हैं, वहीं प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों को देखते हुए केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जिलों की श्रेणी फिर से तय की गई है। जहां एक ओर नैनीताल जिला रेड जोन में आ गया है, जबकि अभी तक पूरा राज्य ऑरेंज जोन में था। वहीं अच्छी खबर ये है कि उधम सिंह नगर जिला ग्रीन जोन में शामिल है। प्रदेश में शेष 11 जिले ऑरेंज जोन में हैं। प्रदेश में ग्रीन और ऑरेंज जोन में आवागमन के लिए पास अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन दूसरे राज्यों से आने वाले और प्रदेश के भीतर एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अतिरिक्त अगर कोई व्यक्ति रेड जोन से आ रहा है तो उसे रेड जोन से दूसरे स्थान पर जाने के लिए परमिट भी लेना होगा। प्रदेश सरकार ने विभिन्न राज्यों के 75 शहरों को चिन्हित किया है, जहां से आए हुए प्रवासियों को 7 दिन के लिए सरकारी क्वारंटीन में रहना होगा और कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण ना दिखाई देने पर उन्हें घर जाने दिया जाएगा, लेकिन उन्हें अपने घर में और 14 दिन होम क्वारंटीन में रहना होगा। ये बात कल हुई प्रेस वार्ता में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कही। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आज क्वारंटीन से संबंधित ही लिए गए हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इसमें समग्र रूप से विचार करने के बाद और भारत सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस समय समय पर दिए गए हैं, उसके अनुसार ये निर्णय लिया गया है कि अब हमने कुल 75 ऐसे शहर हैं हिंदुस्तान में जिनका चिन्हांकन किया है कोविड के केस लोड के दृष्टि से, जहाँ की कोविड के केसेस अधिक संख्या में पाए गए हैं। और हमने ये निर्णय आज गवर्नमेंट ने लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी समीक्षा करने के बाद इसकी अनुमति दी है। इन 75 जो हमारे हाई लोड स्थान हैं, जिनका कि एनेक्सर में जिनके डिटेल्स भी दिए गए हैं, तो यहाँ से आने वाले व्यक्तियों को 7 दिन के लिए सरकारी क्वारंटीन व्यवस्था में उन्हें रखा जाएगा। पहले हम 14 दिन के लिए रख रहे थे और यदि इनमें कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ते हैं तो इन व्यक्तियों को फिर अब 14 दिन के लिए अपने होम क्वारंटीन में भेजने का निर्णय लिया। तो पहले हम 14 दिन के लिए उन्हें सरकारी व्यवस्था या गैर सरकारी यानी कि होटल वगैरह में जो कर रहे थे, अब ये कहा गया है कि 7 दिन वो अगर ऐसे हाई केस लोड क्षेत्रों से आते हैं जिनका कि हमने अपने शासनादेश में जिन्हें हमने चिन्हित किया है, तो वो 7 दिन रहेंगे और 14 दिन फिर वो अपने घर में जाकर वहाँ पर वो क्वारंटीन होंगे। जो 7 दिन इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था या सरकारी व्यवस्था में रहना है, इसमें उनके सामने 2 विकल्प रहेंगे। यदि वो व्यक्ति चाहें तो वो एक पेड व्यवस्था में भी जा सकते हैं, यानी कि किसी होटल में कर सकते हैं जहाँ कि उन्हें भुगतान करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति भुगतान करने की इच्छा नहीं रखते हैं या सामर्थ्य नहीं रखते हैं, तो उनके लिए जो शासकीय व्यवस्था है, वो फ्री व्यवस्था, वो भी विद्यमान रहेगी। इसके अलावा जो हमारे जो यात्री ऐसे स्थानों से आ रहे हैं जो इस समय नोटिफाइड 75 जगह से बाहर हैं, ये समस्त व्यक्ति अब 14 दिन के लिए अपने घरों में सीधे क्वारंटीन में रखे जा सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति है जो कि सिम्टम्स जिसमें नहीं दिखा रहे हैं और उन्होंने 7 दिन अगर पूरा कर लिया है, तो ऐसे समस्त व्यक्ति जो हमने बताया कि ये जाएंगे और अपने घरों में रहेंगे। जहां अगर किसी व्यक्ति का जो हमारे सरकारी क्वारंटीन में या गैर सरकारी क्वारंटीन में है और उनका अगर सैंपल ले लिया गया है, लेकिन सैंपल के अभी टेस्ट रिजल्ट्स नहीं आए हैं, तो उनको 10 दिन तक देखा जाएगा। अगर इस बीच में सैंपल आ गया तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी।
अगर उनका सैंपल तब तक नहीं आएगा 10 दिन तक और वो कोई लक्षण नहीं दिखाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को भी 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन के लिए भेजा जाएगा। इस स्टेज पर मैं इतना बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने पूर्व में ही जो शासनादेश अपना मार्गदर्शन जारी किया है, उसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवलर्स के लिए भी ये कहा था कि 7 दिन के लिए वो भारत में पहुंचने के 7 दिन तक वो किसी क्वारंटीन में रहेंगे और उसके बाद उन्हें 7 दिन अपने घर में रहने की इजाज़त दी जाएगी क्वारंटीन की के नियमों के अनुरूप। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। इसमें उस व्यक्ति को अपने होम क्वारंटीन में भेजने से पूर्व उनसे एक डिक्लेरेशन लिया जाएगा और उन्हें ये भी डूज एंड डोंट्स क्या करना है क्या नहीं करना है, क्वारंटीन में रहने के दौरान उन्हें किन अनुशासन का पालन करना है, किन नियमों का पालन करना है, उसके बारे में भी उन्हें बताया जाएगा। और ये भी स्पष्ट कर दिया जाएगा कि यदि पाया गया कि उन्होंने क्वारंटीन के किसी नियम का उल्लंघन किया है तो उसमें फिर नियमों के अंतर्गत सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी समय समय पर बताया है कि हम सभी के लिए व्यवस्था यहाँ पर करके रखे हैं, लेकिन अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता है और पूरे समाज को के लिए खतरा पैदा करता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा जो भी व्यक्ति किसी अन्य राज्य से, चाहे वो किसी भी मोड से आ रहे हों, चाहे वो हवाई जहाज से आ रहे हों या ट्रेन चल रही हैं, ट्रेनों के माध्यम से आ रहे हैं या अपने वाहनों के माध्यम से आ रहे हैं, उन समस्त व्यक्तियों को रजिस्टर करना पड़ेगा। कोई ये परमिट नहीं है, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ताकि हमें जानकारी रहे कि कौन व्यक्ति कहाँ से आ रहे हैं, ताकि भविष्य में उनकी ट्रेसिंग की अगर कोई आवश्यकता पड़ती है तो वो ट्रेसिंग भी हो सकेगा। जहाँ तक अपने प्रांत के अंदर लोगों का मूवमेंट है तो उसमें रेड जोन से अगर कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है तो उसे फिर वो परमिट लेने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर कोई ऑरेंज जोन से ग्रीन या ऑरेंज टू ऑरेंज जा रहा है तो उन्हें किसी प्रकार का परमिट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन रजिस्ट्रेशन सभी के लिए मस्ट किया गया है, सभी के लिए अत्यावश्यक किया गया है कि बिना रजिस्ट्रेशन के लोगों को मूव नहीं करना है। हालांकि प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन कोरोना संक्रमण के डबलिंग रेट में सुधार हुआ है। श्रोताओं, जंगल की आग की मुख्य वजह माने जाने वाले पिरूल को ग्रामीणों की आजीविका से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अल्मोड़ा में राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण एवं सतत विकास संस्थान ने कोसी कटारमल क्षेत्र परिसर में वर्ष 2016 में पाइन प्रोसेसिंग यूनिट लगाई गई, जिसमें ग्रामीण जंगल से पिरूल इकट्ठा कर यहां लाते हैं और उससे सजावटी सामान, कागज और कोयला भी बनाया जाता है। शारिया है। मैं इस संस्थान में वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हूं। तो यहाँ पर हमारे पास जो पाइन प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसकी स्थापना सन 2016 में NMHS परियोजना के अंतर्गत की गई थी। तो इसके अंतर्गत में एक हमारा जो कॉन्सेप्ट था, जो कॉन्सेप्ट ये था कि जो हमारा जो जंगल है, यहाँ पर में चीड़ जो है बहुतायत में होता है। तो इस चीड़ से जो है गर्मी के टाइम पे जो इसकी जो पत्तियां गिरती हैं तो उनसे आग लगती है, तो आग बहुत ज्यादा नुकसान करती है। तो ये इस समस्या के निदान के लिए कि फॉरेस्ट फायर को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट बनाया गया था कि क्यों ना इस जो पिरूल को कुछ उत्पादों में परिवर्तित किया जा सके और उसको ग्रामीण लोगों की आजीविका के साथ भी जोड़ा जा सके। तो इसी दिशा में जो है यहाँ पर पाइन प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की गई थी। तो इसमें हम लोग फाइल कवर, फाइल फोल्डर, कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने डेकोरेटिव आइटम्स बनाने की भी इसमें शुरुआत करी है। राष्ट्रीय चीड़ पत्ती प्रसंस्करण इकाई है, इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। इसमें पिरूल से जो है मोटा कागज तैयार किया जा रहा है। इस यूनिट को लगाने का जो हमारा मकसद है वो ये है कि अगर आप देखें हर साल पहाड़ों में आग लगने से जो है
हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको बहुत नुकसान पहुंचता है। तो हमारा मकसद ये है कि अगर उन चीड़ की सूखी पत्तियों का हम कुछ यूटिलाइजेशन कर सकें, उनसे कुछ यूजफुल प्रोडक्ट बनाएं, तो उससे न सिर्फ जंगलों में आग लगने की जो है संभावनाएं कम होंगी, साथ ही जो स्थानीय निवासी हैं उनके लिए रोजगार के अवसर भी जो है मुहैया होंगे। संस्थान के शोधार्थी मुकेश बताते हैं कि गांव वालों को जंगल से पिरूल लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं और जंगल में आग का खतरा कुछ कम होता है। वरिष्ठ शोधार्थी के रूप में कार्यरत हूँ। हमारी यह परियोजना हवालबाद ब्लॉक के 8 गाँव में चल रही है, जिसमें हम बेसिकली नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट से कैसे लोगों की आजीविका संवर्धन हो सकता है, इस पर कार्य कर रहे हैं। हमारे विशेषकर जो गांव हैं उनसे हम पिरूल जो पाइन नीडल हैं उनको इकट्ठा करने के लिए लोगों को मोटिवेट करते हैं, जिससे कि उनकी आजीविका में तो सुधार हो, उनको एक अच्छा बेनिफिट भी मिले और साथ साथ पाइन नीडल अगर कलेक्ट हो जाता है तो उससे जो फॉरेस्ट फायर की समस्या है उस पर कंट्रोल किया जाए। इसमें 8 महिलाओं का हमने एक ग्रुप बनाया है। इन लोगों को एसएसजी के माध्यम से जोड़कर उनकी वन पंचायत जो है वहाँ से पिरूल इकट्ठा करवाते हैं और उसको जो पाइन प्रोसेस यूनिट हमारी स्थापित है कोसी में, वहाँ हम ये पिरूल को लाते हैं और इससे फाइल, फोल्डर, बैग इत्यादि का निर्माण भी करते हैं। महिला हाट की प्रोजेक्ट पार्टनर गीता पांडे बताती हैं कि पिछले वर्ष पिरूल से बनी चीज बेचकर अच्छा मुनाफा मिला। वो चाहती हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट को प्रोत्साहित किया जाए। अभी हमारा हिमालय अध्ययन केंद्र मिशन के तहत गोविंदवल्लभ पर्यावरण संस्थान में एक प्रोजेक्ट पार्टनर हैं हम लोग, और उसमें वहाँ पे महिला समूहों द्वारा जैसे पिरूल के कोयले तैयार किए गए और उनकी बिक्री महिला हर संस्था द्वारा 35,000 की बिक्री पिछली बार की गई। और उसके अलावा पिरूल की फाइलें बनाई जा रही हैं जिसके लिए ऑफिसों से ऑर्डर आ रहे हैं। वहीं राजू कांडपाल बताते हैं कि उन्होंने स्वयं सहायता समूह बनाए हैं, जिसके माध्यम से कार्य किया जा रहा है। जो ये राष्ट्रीय अध्ययन मिशन का कार्यक्रम चल रहा है पिरूल पर, हम लोग उससे जुड़े हुए हैं। तो जो 8 गाँवों में हमारा काम है, हमने वहाँ पर स्वयं सहायता समूह बनाए हैं। उन्हीं समूह के द्वारा ये पिरूल यहाँ पर आ रहा है, जिसमें महिलाओं को 2 रुपये किलो के हिसाब से मेहनताना दिया जाता है। जब यहाँ से बाई ब्रिगेड महिलाएं बनाती हैं, हम अपना जो आउटलेट पॉइंट है उसमें रखते हैं, तो वहाँ पर हम बिक्री भी करते हैं। तो पिछली बार दाड़ीमफोला की महिलाओं ने 35,000 से ऊपर का कोयला हमको दिया और वो हमने अपने सेल पॉइंट से बेचा। इसी तरीके से और गांव वालों ने भी दिया। दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम पिरूल से फाइल, कवर, ये इस तरीके की चीजें बनाई जा रही हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। जीवी पंत संस्थान स्थानीय महिलाओं को पिरूल से सामान बनाने का प्रशिक्षण भी देता है। पिरूल से बना कोयला ईंधन के रूप में काम आता है। जी हाँ श्रोताओं, प्रदेश आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाए, मजबूत हो, इसके लिए सरकार तमाम प्रयास कर रही है। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। सकारात्मक रहें, अफवाहों से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।